क्या कभी आपने ये सोचा है कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बने होंगे, ओशन बॉडीज़ कैसे बनी होंगी? कुछ तो ओशन बॉडीज़ बहुत बड़ी हैं एंड कुछ जैसे रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ये बहुत ही छोटे हैं। ऐसा क्यों है? इंडियन ओशन की प्रेजेंट कंडीशन अगर ऐसी है, ट्राइंगुलर सी है, तो क्यों है? फोल्ड माउंटेन्स कैसे बन गए? हिमालयाज़ की हाइट इतनी ज़्यादा क्यों है? देन अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, उन्हीं एरियाज़ में ही अर्थक्वेक एंड वोल्केनो ज़्यादा हैं, तो वो क्यों हैं? तो इन्हीं सब चीज़ों को सोचते सोचते अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी एक थ्योरी दी थी इनिशियली, उसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। फिर उसमें मैकेनिज़्म वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने बेसिकली कहा था कि जो अर्थ के कॉन्टिनेंट हैं पहले एक जगह थे, वहाँ से मूव किए हर एक डायरेक्शन में, बट मूव कैसे किए उस फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके लिए आई थी कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ऑर्थर होम्स ने दी थी। फिर इसी कन्वेक्शन करंट थ्योरी का यूज़ करके एक थ्योरी बनी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कि रेड सी आज की डेट में ऐसा है, कल की डेट में ये और एक्सपेंड हो जाएगा, एक बड़ी वाटर बॉडी बन सकता है। एंड इन सब थ्योरीज़ को फाइनली सिंथेसाइज करके आई थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये जो थ्योरीज़ हैं सारी, ये जीएस में भी पढ़नी है एंड ऑप्शनल में भी पढ़नी है, चाहे वो ज्योग्राफी हो या जियोलॉजी हो। तो बेसिकली क्या था, इनिशियली कॉन्टिनेंट्स ऐसे थे, आज की डेट में ऐसे हैं। इंडिया पहले अफ्रीका से मिला हुआ था, अब यहाँ है, तो ये हिमालयाज़ इस एरिया में बने। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझता हुआ ये लेक्चर है। इस लेक्चर में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव ऑफ थ्योरी देखेंगे, देन बेसिस देखेंगे, क्या बेसिस है, फिगर्स इमेजेस लगातार हैं वो आप देख ही रहे होगे। देन थ्योरी क्या है, रियल में थ्योरी के जो 4 फैक्टर्स हैं, ड्रिफ्टिंग कैसे हो रही है, माउंटेन बिल्डिंग कैसे हो रहा है, आइलैंड कैसे बन रहे हैं, ग्लेशिएशन की बात करेंगे। देन एविडेंसेस, कि ठीक है आपने कह दिया कि कॉन्टिनेंट ऐसे रहे होंगे, तो आज की डेट में उनके एविडेंस क्या है, कैसे आप कहते हो कि ऐसा हुआ होगा, तो उसके लिए कुछ एविडेंसेस की हम बात करेंगे। देन फाइनली हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म, कि क्यों ये थ्योरी फाइनली रिजेक्ट हो गई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरी का, क्योंकि इसके बाद ही बाकी 3 थ्योरीज हमारी डेवलप हुई थी। देन इसके बाद फाइनली इवैल्यूएशन, इसके बाद हम आएंगे अगली थ्योरी पर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप एनालाइज करो इन क्वेश्चंस को, आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑप्शनल या जीएस देखना, और अगर आपके सिलेबस में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है तो उसे ज़रूर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ज्योग्राफी ऑप्शनल में सिलेबस में है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन। अगर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखें तो आई गेस पेज नंबर 8, हाँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट 1980 में 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट, कि आप कैसे इस थ्योरी को बताते हो, एंड क्रिटिसिज्म बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, ये पूछ लिया। देन बाद में प्लेट टेक्टोनिक पूछा 2 बार। इसके बाद फिर ये पूछा कि लिमिटेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक ने कैसे इसके ऊपर इंप्रूवमेंट किया, अभी हमने यही बात की थी। देन इसके बाद डिस्टिंक्शन बता दो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सीडी थ्योरी एंड पीटी, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देन इसके बाद फिर से पूछा है क्रिटिकली इवेल्युएट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। देन इन्होंने कहा कि पैलियोजोइक ग्लेशियल एविडेंस, एक एविडेंस की भी बात कर रहा है, एक एक एविडेंस लेवल पे भी जाना है, जीएस में भी एविडेंसेस पूछे हुए हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में। देन इसके बाद अगला जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था 2021 में, कि जो प्लेट टेक्टोनिक है, आइसोस्टेसी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दोनों को लेकर बनी है। ये है ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्वेश्चन। जियोलॉजी ऑप्शनल में अगर आप ये टॉपिक देखो तो 2 तरह से लिखा हुआ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एविडेंस एंड मैकेनिज्म। यूपीएससी सिलेबस में सिर्फ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, और जो इटैलिक पार्ट है ये आईएफएस सिलेबस का पार्ट है। तो ये क्वेश्चंस आपको कहाँ दिखेंगे, व्हाट आर द एविडेंस सपोर्टिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसकी लिमिटेशन बता दो। देन मेन फीचर्स जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी फॉर्मुलेट हुई। देन प्रेजेंट स्टेटस ऑफ दिस थ्योरी इन लाइट ऑफ जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल एविडेंस। देन डिफरेंस बिटवीन प्लेट टेक्टोनिक एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। फिर क्वेश्चन पूछे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड, तो ये सारे ग्रुप में क्वेश्चंस अगेन यहाँ पर डिफरेंस पूछा है। देन डिटेल में ये बता दो सिनोनिमस कैसे है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, देन थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये लगातार ये क्वेश्चंस पूछे, तो हमें इसी वे में प्रिपेयर करना है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अर्थ के जो मेजर लैंड मासेस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए पहली मेजर थ्योरी थी। इससे पहले डिवाइन ओरिजिन ऑफ अर्थ वो थ्योरी चलती थी, या फिर टेलियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो चलते थे। तो इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज अल्फ्रेड वैगनर ने नहीं किया था, एफ.बी. टेलर ने 1908 में किया था, जब उन्होंने रिजेक्ट किया था कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ टर्शरी फोल्ड माउंटेन। उससे पहले कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे आती थी, वो अब आपको पढ़ने की नीड नहीं है। बेसिकली वहाँ था कि धरती की जो सरफेस है, क्रस्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, राइट। इसके बाद 1912 में प्रोफेसर वैगनर ने इस थ्योरी को इलेबोरेट किया डिटेल में।
तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस यानी कि महाद्वीपीय बहाव की परिकल्पना क्या कहती है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे हैव मूव्ड ओवर जियोलॉजिकल टाइम, जो जियोलॉजिकल टाइम है उसमें बढ़े हैं रिलेटिव टू ईच अदर, और इस वजह से वो ड्रिफ्टेड प्रतीत होते हैं कि ओशन बेड पर वो ड्रिफ्ट हो गए हैं। ये बेसिकली थ्योरी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली पूरी थ्योरी का ऑब्जेक्टिव ड्रिफ्टिंग एक्सप्लेन करना नहीं था, बेसिकली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन करना था। आज की डेट में जो यहाँ पर क्लाइमेट है वो ऐसा नहीं था। एक फॉर एग्जांपल कोल यहाँ पर मिलता है नॉर्थ एरियाज़ में, तो कोल तो नॉर्थ एरिया में मिलना मतलब पोलर रीजन्स हो गए या ठंडे रीजन्स, वहाँ तो मिलना नहीं चाहिए। कोल एक ट्रॉपिकल एरिया में मिलने वाला मिनरल है, तो यहाँ कैसे मिलता है? इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ है, वहाँ से ये सारी प्रॉब्लम आई थी, उसके लिए वैगनर ने ये थ्योरी दी। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज बताना है। अल्टीमेटली कैसे एक्सप्लेन हुआ कि ये सब एक साथ थे, विद टाइम इनमें आप देखो ड्रिफ्ट हो रहा है, दूर गए फिर और दूर गए, फिर प्रेजेंट कंडीशन ये है। इंडिया सेम वे में, पहले आप देखोगे कि ये इंडिया है, ये अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ है, ये इंडिया दूर जा रहा है, मेडागास्कर यहीं रह गया एंड श्रीलंका इंडिया के साथ आ गया और बाद में ये अलग हो गया इंडिया से भी। तो ये प्रेजेंट कंडीशन है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन करना। तो बेसिक प्रेमाइसेस क्या लिए वैगनर ने? इन्होंने कहा कि जो धरती की क्रस्ट है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। जो सुएज का कॉन्सेप्ट था उसी को ये लेकर गए, सियाल और सीमा का कॉन्सेप्ट। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें से कौन सी ओशिनिक क्रस्ट की बात करते हैं एंड कौन सी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं। सियाल, उसके नीचे सीमा, उसके नीचे मेंटल। तो बेसिस इन्होंने ये रखा। आज के टाइम में ये वाला बेसिस हो चुका है रिजेक्ट। हम बात करते हैं लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, इन चीज़ों की बात करते हैं। देन पहले एक यूनाइटेड लैंड मास था जिसका नाम था पेंजिया, हिंदी में भी आप पेंजिया लिखोगे। एक प्रिमिटिव ओशियन था, उसका नाम था पेंथलाजा, हिंदी में क्या लिखोगे? आदिम महासागर। मिड मेसोजोइक में ये हाल था, इस वे में कुछ दिखता था। एक पेंजिया है और एक पेंथलाजा। पेंथलाजा मतलब ह्यूज ओशियन। तो इनको एक्सप्लेन अगर आपको करना हो, पेंजिया मीन्स ऑल अर्थ, जितने भी कॉन्टिनेंट है एक सिंगल कॉन्टिनेंट मास बनाते थे, ये हुआ पेंजिया। एंड जो भी ये कॉन्टिनेंट्स थे एक मेगा वाटर बॉडी उससे सराउंडेड थे, इसका मतलब था पेंथलाजा यानी कि ऑल वाटर। तो दूसरा इनका बेसिस ये था। तीसरा बेसिस था कि अगर स्टार्टिंग में सारे ही कॉन्टिनेंट ऐसे जुड़े हुए हैं तो दूर कैसे हो गए? फोर्स की बात करेंगे। तीसरी बेसिस है इनका फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से फोर्स हुआ, ड्रिफ्टिंग हुई? तो दो तरह के फोर्सेस बताए, एक था इक्वेटर वर्ड, एक था वेस्ट वर्ड। इन्होंने क्या कहा कि पोल से इक्वेटर की तरफ थोड़ा सा आपको ड्रिफ्ट दिखेगा, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। पोलर फ्लेइंग फोर्स यानी कि पोल से दूर जाने का फोर्स, एंड ब्यूएंसी फोर्स, ये चीज़ है। जो पोलर फ्लेइंग फोर्स है, अगर आप इसे समझना चाहो तो ये क्यों आता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, पोल से इक्वेटर की तरफ लगता है। इसे हम डिटेल में अभी थोड़ा और आगे समझेंगे, जब अभी हम फ्लाइट फ्रॉम द पोल इसको डिटेल में समझेंगे इसी लेक्चर में। दूसरा था वेस्टवर्ड, तो धरती के रोटेशन की वजह से। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वेस्ट साइड में हो रहा था टाइडल करेंट्स की वजह से। टाइडल करंट इतनी ज़्यादा इफेक्टिव थी वैगनर के अकॉर्डिंग कि वो पूरे कॉन्टिनेंट को ही धीरे धीरे ड्रिफ्ट करती जा रही थी वेस्ट साइड में। ये तो इनका था बेसिस। अब समझते थोड़ा सा ये फोर्सेस क्या हैं, थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी में सबसे पहले इन्होंने ड्रिफ्टिंग की बात की कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं। सबसे पहली लाइन तो आप इनकी यही लिखोगे कि कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग एंड कॉन्स्टेंटली ड्रिफ्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस। महाद्वीप जो हैं वो तैर भी रहे हैं और लगातार पृथ्वी की सतह पर बह रहे हैं। ये तो ड्रिफ्टिंग है। ड्रिफ्टिंग के लिए इन्होंने दो पीरियड की बात की, कार्बोनिफेरस एंड क्रेटेशियस। इन दो इरा की इन्होंने बात की है। तो कार्बोनिफेरस में क्या हुआ? पेंजिया का ब्रेक डाउन हो गया लॉरेशिया एंड गोंडवाना में, राइट। ये जो हमने अभी यहाँ पर फिगर देखा था ये हुआ है इस वाले एरिया, इस वाले टाइम में पेंजिया था। यहाँ पर देखो ऊपर लॉरेशिया है, नीचे गोंडवाना है। ये दो लैंड है, अलग अलग लैंड है। बाद में लॉरेशिया से आप देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बना है एंड गोंडवाना से नीचे का हेमिस्फेयर बना है। इंडिया आपका यहीं आ गया, गोंडवाना लैंड के कुछ पार्ट नॉर्थ में भी आके मिल गए। तो मोटा मोटा यही एक आज की कंडीशन है। तो जो ये पूरी एक वाटर बॉडी थी, जब वो दो पार्ट में ब्रेक हो गई लॉरेशिया गोंडवाना, ये जो बीच वाला वाटर बचा उसको हमने कहा टेथिस सी, जो कि आज की डेट में मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर है। फिर जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फ्लाइट फ्रॉम द पोल, उसको जर्मन में कहते हैं पोल फ्लक्ट, POLFLUCHT। ये स्पेलिंग याद कर लेना, एटलीस्ट ऑप्शनल अगर आप लिख रहे हो तो। इसका मतलब होता है फ्लाइट फ्रॉम द पोल।
तो ये कॉन्सेप्ट दिया ही था वैगनर ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कि उन्होंने क्या कहा कि एक डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इस फोर्स को इन्होंने कहा EOTVOS, ये स्पेलिंग याद रखो, EOTVOS, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये पोल है, ये इक्वेटर है, यहाँ पर एक डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं इक्वेटर की तरफ। ये फोर्स आज के टाइम में अगर आप देखोगे काफ़ी वीक है, इतना वीक है कि इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल मूवमेंट नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये पूछ ले फ्लाइट फ्रॉम द पोल क्या है, या फिर पोल फ्लाइट क्या है, या फिर पोल फ्लीइंग फोर्स क्या है, ये सब एक ही चीज़ है। फिर अगली बात हुई थी, इन्होंने कहा क्रेटेशियस पीरियड में उस टाइम पे गोंडवाना का भी डिसरप्शन हो गया। तो गोंडवाना का एक पार्ट आके लग गया था ऊपर एशिया में, जिसे हम आज की डेट में कहते हैं इंडिया, भारत। फिर इन्होंने कहा माउंटेन बिल्डिंग कैसे होगी। अब अभी हमने ये देखा था कि धरती के जो रोटेशन की वजह से वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो जब ये वाला जो वेस्टर्न कॉर्डिल एरिया है, यहाँ पर जो एंडीज़, रॉकीज़, माउंटेन्स हैं, इनको एक्सप्लेन करने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि देखो जो कॉन्टिनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ अमेरिका, ये तो आपका वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक, ये तो इधर को मूव कर रहा है। अब जो ओशनिक रॉक्स हैं, ये रेसिस्टेंट रॉक्स हैं, ये ज़्यादा रेसिस्टेंट है, हैवी हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ओशन रॉक्स हैवी क्यों होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्लास लूँ और उसमें सैंड भर दूँ, ठीक है, तो ये ज़्यादा हैवी होगी, या इसमें सैंड के साथ में वाटर भी भर दूँ। तो वैगनर ने उसी कॉन्सेप्ट से कहा था कि जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स हैं वो थोड़ा लाइट हैं, जब उसी में पानी भर गया तो ओशनिक रॉक्स हो गई, हैवी हो गई, तो वो एक रेसिस्टेंस था। अब रेसिस्टेंस की वजह से फॉर एग्जांपल एक दीवार है, यहाँ पर एक ऐसी मूविंग चीज़ जा रही है, लगातार फोर्स पड़ रहा है, अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपकी इस तरह से फोल्डिंग हो जाएगी, तो बने फोल्ड माउंटेन। इस तरह से माउंटेन्स आपके बन जाएंगे, उनकी अपलिफ्टिंग हो जाएगी। तो जो वेस्टर्न कॉर्डिल एरिया है वो इस वजह से बने थे। उन्होंने माउंटेन बिल्डिंग को इस वे में समझाया, बट अगेन इसमें क्या एक्सप्लेन नहीं हुआ, हिमालयाज़, कि हिमालयाज़ कैसे फिर आपका बन गया, अलग चीज़ है। देन इसके बाद आइलैंड आर्क, जब उनसे ये पूछा गया कि आइलैंड आर्क कैसे बने, तो उन्होंने क्या कहा कि देखो कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया मूव कर रहा था, इंडिया की प्लेट जो मूव कर रही थी, मूव करने के साथ कुछ एक पार्ट था वो थोड़ा सा वीक था, वो दूर रह गया, वो आज की डेट में क्या है, श्रीलंका, जिसे हम रामायण में जाके जीत लाए थे। तो वो श्रीलंका अलग हुआ था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से। जो ट्रेलिंग एज ऑफ ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट है वो पेस नहीं बना पाए मेन लैंड मास की वजह से, तो ये इधर को जा रहा था कॉन्टिनेंट, तो ये वाला जो पार्ट है रह गया, इस वजह से धीरे धीरे आइलैंड आर्क बन गए। हालांकि बाद में ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ने बेटर वे में एक्सप्लेन की। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है, इस वजह से आइलैंड बने, और फीस्टून्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया या वेस्ट इंडीज़ के जो आपको दिखते हैं इसी वजह से दिखते हैं। श्रीलंका भी ऐसे ही एक्सप्लेन होगा। देन कार्बोनिफेरस इरा का ग्लेशिएशन देखा, उस टाइम पे ग्लेशिएशन हुआ था साउथ पोल के आसपास, नटाल के आसपास। तो जब सारे ही लैंड मास एक थे तो कुछ ऐसे एरिया में ग्लेशिएशन रहा होगा। अब ये एविडेंस कहाँ मिलता है कि आज की डेट में जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो ये वाइट वाला पार्ट है, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, मेडागास्कर देख लो, इंडिया देख लो, साउथ ऑस्ट्रेलिया देख लो, चाहे अंटार्कटिका, यहाँ अभी भी ग्लेशियल एविडेंसेस हैं। एंड इनफैक्ट जो अभी पोल पर पार्ट है अंटार्कटिका, वो तो अभी भी ग्लेशिएटेड है। तो ये कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन का उन्होंने थ्योरी में अपना बात की। अब एविडेंस जब मांगे गए उनसे कि आप बताओ ये पेंजिया या पेंथलाजा या आपने कैसे कहते, लॉरिशिया गोंडवाना कैसे थे, तो उन्होंने सीधे कहा कि आप मैप लो और उनको इस तरह से रख के देखो। तो इस वे में आप देखो ग्रीनलैंड, नॉर्थ यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इस तरह से मैच कर जाएंगे। मैक्सिमम ओवरलैप आपको इस जोन में दिखेगा एंड लार्जेस्ट गैप आपको इस जोन में दिखेगा, राइट। तो इसको कहते हैं जक्स्टा पोजिशन, जिक्सा फिट। साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका का जक्स्टा पोजिशन है। जब उनको आप एक साथ इस तरह से मैप पे रखोगे तो एक सिमिलैरिटी बनाएंगे। सिमिलरली जब अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया के ईस्ट कोस्ट को आप मिलाओगे तो वो आपको फिट दिखाएंगे। देन दूसरी बात, तो ठीक है फिटिंग तो इनकी हो गई। अब यही फिगर आप माइंड में रखना, यही चलेगा। इन एरियाज़ की जो रॉक्स है ना, यहाँ की रॉक्स इससे मैच करते हैं, यहाँ की रॉक्स इससे, ये वाली इससे, एक रिमार्केबल सिमिलैरिटी भी है इन रॉक्स में। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एज ऑफ रॉक्स भी दिखती है, राइट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, इधर माउंटेन है तो फिर इधर भी माउंटेन है। नॉर्थ अफ्रीका में एटलस माउंटेन्स हैं, देन यहाँ पर आपके हर्सिनन माउंटेन्स हैं, इस टाइप के कुछ माउंटेन्स हैं। तो उनकी एज ऑफ रॉक भी इन माउंटेन्स के सिमिलर है, प्लस वहाँ पर आप देखोगे बने भी माउंटेन हैं। ब्राज़ील और नाइजीरिया, यहाँ पर प्लेसर गोल्ड मिला है। ब्राज़ील तो यहाँ है, नाइजीरिया यहाँ कहीं है।
तो वहाँ पर प्लेसर गोल्ड मिला एक साथ। देन अगर आप देखो साउथ अमेरिका और वेस्ट कोस्ट की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वहाँ भी रिमार्केबल सिमिलरिटी मिली है। एक तो माउंटेन्स मिले हैं, उनकी एज में सिमिलैरिटी है, देन प्लेसर गोल्ड मिला है, मिनरल्स में सिमिलैरिटी है, देन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि भूवैज्ञानिक संरचना में भी काफ़ी हद तक समानता देखी गई, ये जियोलॉजिकल है। देन टिलाइट्स, ये क्या होते हैं? टिलाइट डिपॉजिट होते हैं सेडिमेंट्री टाइप के, सेडिमेंट्री रॉक है बेसिकली, ग्लेशियर की एक्टिविटी की वजह से जमा होता है, इनका डिपोजिशन होता है। तो ये जो टिलाइट्स डिपोजिशन है, अगेन ये इंडिया, अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी सिमिलर एरिया के पार्ट थे वहाँ मिले हैं। अब फिर कुछ ऐसे फॉसिल एविडेंस मिले, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस या फॉसिल एविडेंस आप उन्हें कहोगे, ये मिले। तो आप देखो कि साउथ अमेरिका की पोजीशन यहाँ है एंड अफ्रीका की पोजीशन कहीं यहाँ है। यहाँ जो जीव जंतु मिलते हैं वो यहाँ भी मिल रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? बीच में इतना बड़ा एक ओशन कैसे क्रॉस करके चले गए? तो फिर वैगनर ने कहा ये तभी पॉसिबल है जब ये आपस में कभी जुड़े हों। तो आप देखोगे जहाँ जहाँ भी ये बाउंड्रीज जिक्सॉ फिट दिख रहा है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल की बात करोगे, आइडेंटिकल स्पीसीज और एनिमल दोनों लोग दिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेसोसोरस एनिमल है, ये होता है एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल के जैसा दिखने वाला रेप्टाइल है। ये सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका और ईस्टर्न साउथ अमेरिका इस एरिया में दिखता है यहाँ पर। सेम वे में जो क्रिटेशियस पीरियड के फॉसिल और ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा, ये याद रखना जीएस के लिए भी, एनसीईआरटी में लिखे हैं ये टर्म्स, वो गोंडवाना लैंड में मिलते हैं, राइट। देन बायोलॉजिकल एविडेंसेस, आपने ये कार्टून ज़रूर देखा होगा, ये कार्टून होता है लेमिंग्स, स्कैंडिनेविया में लेमिंग्स होते हैं, रोडेंट जैसे दिखते हैं। ये लोग ना, ये चूहे जैसे लोग, ये वेस्टवर्ड भागते हैं। तो इनिशियली क्या कहा वैगनर ने कि ये जो जानवर हैं, देखो क्या हुआ था कि ये वेस्टवर्ड भागते हैं और जाके वाटर में गिर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं ये लोग लेमिंग्स। तो वैगनर ने इसे ऐसे कैसे एक्सप्लेन किया कि किसी एक टाइम में ये जुड़े हुए रहे होंगे, तो इनकी वेस्टवर्ड भागने की टेंडेंसी अभी भी है, जो माइग्रेटरी पैटर्न ऑफ उन स्पीसीज़ की है, ऑफ सम स्पीसीज दैट हिंट्स टुवर्ड्स द ज्वाइंट लैंड मास। इसी वजह से वो मास सुसाइड कर रहे हैं अटलांटिक में जाकर। देखो किसी टाइम में ये स्कैंडिनेविया, ये वाला पार्ट इससे जुड़ा होगा, ये वाला इससे जुड़ा होगा, तो ये पहले भी ऐसे जाते थे, तो उनकी जो मेमोरी है वो अभी भी वैसे ही है, और वो अब दौड़ते हैं तो अटलांटिक में गिर जाते हैं, यहाँ जाके उनकी डेथ हो जाती है इस वाले एरिया में। तो ये जो पैलियोंटोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एविडेंस हैं, इनको अगर आप देखो तो कुछ फॉसिल्स हैं, वो देखो जो ये वाला पार्ट है, ये कलर आपको दिख रहा है, ये फॉसिल है लिस्टोसॉरस, ये आपके अफ्रीका में दिखते हैं, इंडिया में दिखते हैं, अंटार्कटिका में दिखते हैं। देन ये ग्लोसोप्टेरिस, ये फ्लोरा है, ये इन्होंने ग्रीन कलर से दिखाए हैं, ये आपको साउथ अमेरिका में दिख रहे हैं, देन अफ्रीका में दिख रहे हैं, अंटार्कटिका, देन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में भी दिख रहे हैं, मेडागास्कर में भी हैं। देन मेसोसॉरस जिनकी हमने बात की, ये आपको सिर्फ साउदर्न इस वाली टिप पर दिख रहे हैं, साउथ अमेरिका की और अफ्रीका की। देन ये हो गए साइनोग्नेथस, ये आपको साउथ अमेरिका और अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में दिख रहे हैं। तो ये यहाँ कैसे पहुँचे होंगे, ये एक पूछने वाली बात है, सोचने वाली बात है। देन फिर एक सबसे बड़ी बात है कि कोल, जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कशन इनिशिएट किया था कि कोल डिपॉजिट तो ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, गर्मी चाहिए ना, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है ना, पेट्रोल एंड कोल कैसे बनता है, बहुत सारे जो पेड़ पौधे धंस जाते हैं उनसे कोल बन जाता है या पेट्रोलियम बन जाता है। तो ये तो ट्रॉपिकल रीजन्स में होने थे, पेट्रोलियम एरियाज़ भी ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल कैसे मिलता है, यहाँ ये कोल कैसे मिल रहा है, ये कोल कैसे मिल रहा है, ये यहाँ कोल कैसे मिल रहा है? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ जो टेम्परेचर, या तो क्लाइमेट चेंज हुआ है या फिर ये पूरी ड्रिफ्टिंग हुई है इनकी, राइट। तो ये हुआ पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस ग्लेशियल कार्बोनिफेरस की, उस एज की हम बात करते हैं। तो क्रिटिसिज्म एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरी का, हालांकि आज की डेट में एक्सेप्टेड है। आप देखो ये थोड़ा सा आपको बेटर वे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म पे लगातार क्वेश्चन पूछे, जीएस में भी एंड ज्योग्राफी जियोलॉजी तीनों में। तो हालांकि इसे अब स्वीकार कर लिया है कि कॉन्टिनेंटल थ्योरी जो है इसको बहुत सालों तक रिजेक्टेड माना गया, क्योंकि जो एविडेंस थे उनको माना गया कि इनसफिशिएंट है। पहली चीज़ थी कि एक ड्राइविंग फोर्स मिसिंग था। वैगनर से जब पूछा गया कि ऐसा क्या रीज़न है कि ये ड्राइव हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला, बॉयंसी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, टाइडल फोर्स है, ये पोल फ्लक्ट यानी कि फ्लाइट फ्रॉम द पोल, ये कितने वीक फोर्सेस है, उसकी वजह से कॉन्टिनेंट तो नहीं मूव कर सकते। सन और मून की वजह से जो टाइड्स आते हैं वो वाटर को ड्रिफ्ट कराने के लिए ठीक है, लेकिन वाटर के साथ लैंड मास को भी ड्रिफ्ट कर सकते हैं, वो लोगों से अजब नहीं हुई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जो वैगनर ने स्पीड ऑफ कॉन्टिनेंटल मोशन दी थी वो काफ़ी हाई दे दी थी, वो आज के टाइम में उससे लगभग 100 टाइम्स नीचे है।
और फिर वैगनर को थोड़ा सा कम सीरियसली भी देखा गया क्योंकि वो एक जियोलॉजिस्ट तो थे नहीं। अब मैं आपको पढ़ाता ज्योग्राफी हूँ, म्यूज़िक की थ्योरीज दे दूँ तो आप कैसे मानोगे। तो मेन क्रिटिसिज्म अगर हम लिस्ट डाउन करें, पहली बात तो जिग्सॉफिट नहीं है, जो जक्स्टापोजिशन की हमने बात की थी वो भी नहीं है। देन कोई भी मोटिव मैकेनिज्म नहीं है। हालांकि बाद में अर्थर होम्स ने कन्वेक्शन करंट थ्योरी बताई थी, जो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि धरती के नीचे से ये फोर्स आता है, और जो इन्होंने फोर्स बताए थे वो इतने एनफ नहीं थे, ठीक है रहे होंगे लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कर पाएँ। प्लस डायरेक्शन का जो डायरेक्शनल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस था वो भी एक एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। देन माउंटेन बिल्डिंग पर कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स थे। एक जगह इन्होंने वेस्टर्न कॉर्डिलेरिया को तो एक्सप्लेन कर दिया। वेस्टर्न कॉर्डिलेरिया बेसिकली जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में माउंटेन्स हैं उनको ग्रुप एज अ ग्रुप कहा जाता है, उनको तो एक्सप्लेन कर दिया, बट हिमालयाज एक्सप्लेन नहीं हुए, अल्पस एक्सप्लेन नहीं हुए। देन इंट्रा कॉन्टिनेंटल माउंटेन, वही जो हमने बात की ना कि हिमालयाज अल्पस हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन सियाल और सीमा की जो पॉस्टुलेशन थी वो तो आज के टाइम में गलत हो गई, और प्री कार्बोनिफेरस इरा के पहले क्या हुआ उसका कोई भी अकाउंट नहीं था। तो इसको आप इवेल्युएट कैसे करोगे। सबसे पहली चीज़, वैगनर का सबसे बड़ा रोल क्या है, टेलियोलॉजिकल यानी कि रूढ़िवादी विचार थे, या फिर जो डिवाइन ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड अर्थ सरफेस एंड लैंड मास लैंडस्केप, उससे ये डिपार्ट हुए। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही माना जाएगा। तो हालांकि ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई और आज के डेट में भी काफ़ी सारी चीज़ें इसकी रिजेक्टेड ही हैं, लेकिन ये जो सेंट्रल थीम थी ना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की, उसको आज तक रिटेन किया गया है। और यही जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इसको एक्सप्लेन किया कन्वेक्शन करंट थ्योरी ने, जिसका यूज़ किया सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने, अल्टीमेटली बनी थी उससे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का आइडिया है उसको अब सब्ज्यूम ही कर लिया गया प्लेट टेक्टोनिक्स में। तो अगले लेक्चर्स में हम और चीज़ों की बात करेंगे। ये जो वीडियोज़ हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के वीडियोज़ आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे लगातार, जो भी अर्बन सेटलमेंट एंड कुछ जियोलॉजी, बाकी लेक्चर्स भी चल रहे हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे। सिमिलरली आप जियोलॉजी के फ्री लेक्चर्स के लिए ये वाली प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, वेबसाइट पर जाकर ऑप्शंस में ज्योग्राफी या जियोलॉजी ये चूज़ कर सकते हो। डिटेल्स कोर्स की यहाँ पर है। सो आई गेस कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम एक एक करके इन थ्योरीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, आपके क्या विचार हैं इस थ्योरी के बारे में, आप ज़रूर बताइए।